दक्षिण चीन सागर में आपदा। चीन ने सैन्य वर्चस्व की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन ने एशिया में सबसे प्रमुख सैन्य शक्ति बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। और मेरा मतलब यह नहीं है कि बस वापस बैठकर रूस को यूक्रेन पर अपने आक्रमण पर हारते हुए देखें। चीन सालों से दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बना रहा है। ताइवान पर आक्रमण न कर पाने के कारण चीन इतना थक गया कि उसने सचमुच कहा, हाँ ठीक है, मैं अपने द्वीप बनाने जा रहा हूं, लाठी के साथ। और वेश्याएं। चीनी शासन पूरे दक्षिण चीन सागर को भी चीनी क्षेत्र के रूप में दावा करता है। खरबों डॉलर का शिपिंग इन जलों के साथ साथ तेल और गैस जैसे विशाल अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों से होकर जाता है। अब अमेरिका ने कोशिश की कि चीन इन कृत्रिम द्वीपों का निर्माण बंद कर दे। चीन ने उन्हें वैसे भी बनाया। तो अमेरिका ने कहा, ठीक है, बस उनका सैन्यीकरण मत करो। और चीन ने वादा किया कि यह नहीं होगा। मेरा मतलब है कि जैसे शी जिनपिंग ने ओबामा से उनके चेहरे पर वादा किया था कि वह नहीं करेंगे। अच्छा अंदाजा लगाएं, चीन ने द्वीपों का पूरी तरह से सैन्यीकरण कर दिया है। तो ब्लैक जैक, हुकर्स, एस्ट्रिस्क और एस्ट्रिस्क पूरी तरह से सैन्यीकरण। यह अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख एडमिरल जॉन सी एक्विलिनो के अनुसार है। नई तस्वीरें दिखाती हैं कि कितना निर्माण हुआ है। ये द्वीप अब जहाजरोधी और विमानरोधी मिसाइल प्रणाली, लेजर और जैमिंग उपकरण और लड़ाकू जेट से लैस हैं। अब विवादित जलमार्ग पर उड़ने वाला कोई भी सैन्य और नागरिक विमान आसानी से चीनी द्वीपों की मिसाइल प्रणाली की सीमा के भीतर पहुंच सकता है। अगली बार जब आप एशिया के लिए उड़ान भरेंगे तो इसके बारे में सोचें। हालांकि पूरे 20 घंटे की उड़ान के लिए आपके बगल में बैठे व्यक्ति से खर्राटे लेने के बाद आप वास्तव में मिसाइल बैराज का स्वागत कर सकते हैं। 3 सैन्यीकृत द्वीप मिस्चीफ रीफ, सुबी रीफ और फेरी क्रॉस पर हैं। चीन के पास अन्य कृत्रिम द्वीप हैं, जिनका सैन्यीकरण भी किया जा रहा है। एक्विलिनो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया, मुझे लगता है कि पिछले 20 वर्षों में हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा सैन्य निर्माण देखा है। उन्होंने अपनी सभी क्षमताओं को उन्नत कर लिया है और हथियारों का निर्माण क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। और इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और आपके लिए गंभीर परिणाम हो सकता है। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने द्वारा बनाए गए कई कृत्रिम द्वीपों में से कम 3 का पूरी तरह से सैन्यीकरण कर दिया है। और यह अभी शुरुआत है। चीन के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बजट है और उसके पास एक नौसेना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आकार को पार करती है। चीनी शासन ताइवान के नियंत्रण को जब्त करने के लिए उस सैन्य शक्ति का उपयोग करना चाहता है। यदि यह विजयी होता है तो एशिया प्रशांत पर चीन का निर्विवाद नियंत्रण होगा। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली खरबों डॉलर की शिपिंग चीनी शासन के लिए बंधक होगी। आपको लगता है कि मौजूदा मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दे खराब हैं? जरा सोचिए कि अगर चीन अमेरिका को शिपिंग बंद कर देता है तो अमेरिका के लिए इसका क्या मतलब होगा। केवल एक चीज जिसे आप अमेज़न से खरीद पाएंगे वह बडवाइजर और क्रेयॉन का एक बॉक्स होगा, जो वास्तव में एक शाम बिताने का एक मजेदार तरीका लगता है। चीन को पहले से ही विदेशी जहाजों की आवश्यकता है कि वे चीनी सेनाओं को उनके जहाज के नाम और संख्या, हाल के स्थान, उपग्रह टेलीफोन नंबर और खतरनाक सामान सहित जानकारी प्रदान करें। चीन का यह भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर वह बल प्रयोग करेगा। अब निश्चित रूप से हम वर्षों से जानते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इन द्वीपों का सैन्यीकरण कर रही थी, लेकिन हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक पाए। मुझे नहीं पता कि अमेरिकी अधिकारी और क्या कर सकते हैं। उन्होंने पहले से ही अच्छी तरह से पूछने की कोशिश की। हो सकता है कि उन्हें वास्तव में एस्ट्रिस्क अच्छी तरह से पूछने का प्रयास करना चाहिए। अमेरिका भी ताइवान के चीनी उत्पीड़न को रोकने में सक्षम नहीं है। अमेरिकी नौसेना वह संचालन करती है जिसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कहा जाता है। मूल रूप से अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के माध्यम से युद्धपोत या विमान भेजता है जो चीन का दावा करता है कि वह उनका है। दरअसल एडमिरल एक्विलिनो ने इनमें से एक ऑपरेशन के बीच में एसोसिएटेड प्रेस को अपना इंटरव्यू दिया था। गश्त के दौरान उन्हें चीनी कॉलर्स द्वारा बार बार चेतावनी दी गई कि यह अवैध रूप से चीन के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और विमान को दूर जाने का आदेश दिया, जो उन्होंने नहीं किया। दुर्भाग्य से ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन गश्ती केवल एक स्टॉप गैप उपाय हैं। वे चीनी शासन को एकमुश्त नियंत्रण करने से रोकते हैं, लेकिन हमने प्रवृत्ति देखी है। आखिरकार जब तक उन्हें रोका नहीं जाता, चीन दक्षिण चीन सागर से किसी को भी नियंत्रित करने और निकालने में सक्षम होगा। तो एडमिरल एक्विलिनो क्या सलाह देते हैं? उन्होंने कहा, संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से ही सुलझाया जाना चाहिए। और 2013 में चीन के साथ अपने विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में लाने के लिए फिलीपीन सरकार के सफल कदम को एक अच्छे टेम्पलेट के रूप में उद्धृत किया। रुको, मुझे वह याद है।
ट्रिब्यूनल ने दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दावों को खारिज कर दिया और चीन ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सैन्य द्वीपों का निर्माण किया। क्षमा करें एडमिरल एक्विलिनो, मुझे लगता है कि यह एक जाल है। मुझे लगता है कि वास्तव में पूछना वास्तव में अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। लगता है हमें बड़ी तोपें निकालनी होंगी। और कहें सुंदर कृपया ऊपर चीनी के साथ। और हम दर्शकों के समर्थन के बिना इस शो को नहीं बना सके, इसलिए उन प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में जो पैट्रियन पर हमारे क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म या स्थानीय लोगों पर हमारे विशेष सोशल मीडिया समुदाय में योगदान करते हैं, मैं प्रत्येक एपिसोड के अंत में उनसे एक प्रश्न का उत्तर देता हूं। आज का प्रश्न पैट्रियन पर बाउंटी फ्लैमर से आता है। हेलो क्रिस, आप किस हद तक और कैसे सोचते हैं कि कन्फ्यूशियवाद अभी भी सीसीपी में निर्णय लेने को प्रभावित करता है? वैसे यह एक दिलचस्प सवाल है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने पारंपरिक चीनी संस्कृति को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने में दशकों बिताए हैं। यहां तक कि कन्फ्यूशियवाद के विरुद्ध एक विशेष अभियान भी चला था। यहां सांस्कृतिक क्रांति के दौरान कन्फ्यूशियस मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़ रहे रेड गार्ड्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारंपरिक चीनी संस्कृति का सार यह है कि लोगों, मानवता और ब्रह्मांड के बीच सद्भाव कैसे बनाया जाए। लेकिन साम्यवाद की नींव में संघर्ष की संस्कृति है। पारंपरिक चीनी संस्कृति आधुनिक कम्युनिस्ट चीनी संस्कृति के साथ असंगत है। जब आप कसाई होते हैं तो यह एक शाकाहारी को डेट करने की कोशिश करने जैसा होता है। हालांकि चीनी शासन यह समझता है कि लोग पारंपरिक चीनी संस्कृति से मोहित हैं, तो पार्टी कहती है कि अब यह 5000 साल की संस्कृति की परिणति का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जैसी चीजें बनाई जो अनिवार्य रूप से दुनिया भर के स्कूलों में कम्युनिस्ट प्रचार को छीनने के लिए एक ट्रोजन हॉर्स थी। तो कन्फ्यूशियवाद वास्तव में पार्टी के निर्णय लेने को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका है। वे इसका उपयोग अपने स्वयं के साम्यवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कैसे कर सकते हैं? आपके प्रश्न बाउंटी फ्लैमर और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप शो को चालू रखने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो patreon.com/ChinonSonserd पर योगदान करें। यह केवल $1 एक एपिसोड लेता है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।